मैं खूब तेज तेज से रो रही थी। मेरे आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मेरा शोर पूरे कमरे में गूंज रहा था। मेरा कसूर क्या था? अपनी इज्जत बचाना उस दरिंदे से, उस इंसान से जिसे देवर कहते हैं। मेरे बहते आंसू रुक नहीं रहे थे। मैंने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन जो कुछ मेरे साथ हुआ मैं शायद जिंदगी भर इसको भूल ना पाऊंगी। मेरा नाम सनम है। मैं जब दुल्हन बनकर ससुराल आई तो मेरा स्वागत बहुत अच्छे से किया गया था, लेकिन जो बात मुझे बहुत अजीब लगी वो ये थी, शादी की रात थी, मेरे साथ एक ऐसा वाकया हुआ कि मुझे हैरत में डाल गया। एक ऐसी बात तो आज तक न मैंने किसी से सुनी थी न देखी थी। हुआ कुछ यूं कि मुझे विदाई के बाद सबसे पहले घर लाकर लॉन्ज में बिठाकर मिठाई खिलाने की रस्म की गई। मेरा छोटा देवर जब मेरे साथ बैठा तो मुझे कुछ उलझन सी हुई थी, क्योंकि वो मेरे बहुत करीब होकर बैठा था। मैं इसके पास बैठने से घबरा सी गई थी, क्योंकि अमन मेरे पति भी मुझसे कुछ दूरी बनाकर बैठे हुए थे, लेकिन वह तो बिल्कुल मेरे करीब था। अपने हाथ से उसने गुलाब जामुन मेरे मुंह के करीब किया, लेकिन बस जरा सी मिठाई खाकर मैं पीछे हट गई। मुझे हैरत ये हुई कि बाकी की मिठाई मेरे पति को खिलाने के बजाय वो खुद खा गया था। हालांकि सब मेरी झूठी मिठाई मेरे पति को ही खिला रहे थे। फिर मेरी ननंद मुझे मेरे कमरे में ले गई। मेरा कमरा बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। गुलाबों की खुशबू से मैं अंदर तक महक सी गई थी। दिल के अरमान जाग उठे थे। अमन की मैंने तस्वीर देखी थी। वो बहुत ही हैंडसम और नौजवान था। मेरी आज तक उससे बातचीत नहीं हुई थी, इसलिए मैं कुछ डरी हुई सी थी कि न जाने किस मिजाज के होंगे। अमन मेरी ननंद कहने लगी, अब वह भी अपने घर जा रही है। ये कहाँ है? वो मेरे कमरे से चली गई। काफी देर बाद दोबारा जब कमरे का दरवाजा खुला तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। एक अजीब सी घबराहट थी जो मुझ पर होने लगी थी। अमन मेरे पास आकर बैठे, लेकिन मेरी इतनी भी हिम्मत ना हो सकी नजरें उठाकर उन्हें देख सकूं। वो मेरी तारीफ करने लगे, फिर कहने लगे सब मेहमानों को भेजने में उन्हें इतना वक्त लग गया था। अपनी जेब से अंगूठी निकालकर अभी उन्होंने पहनाने के लिए मेरा हाथ थामा ही था कि कमरे के दरवाजे पर दस्तक सी होने लगी। मुझे हैरत सी हुई थी। इस वक्त कौन हो सकता था, क्योंकि सास ससुर मेरे थे नहीं। दो ननंद थी, वो भी शादीशुदा थी और अपने घर जा चुकी थी। बस एक छोटा देवर था, और वो भला इस वक्त क्यों मेरे कमरे का दरवाजा खटखटाएगा। मेरे पति ने अंगूठी मुझे जल्दी से पहनाई। मुझे लगा था अंगूठी पहनाते हुए वो कुछ प्यार भरे वादे मुझसे करेंगे कि सनम तुम ये कभी भी अपने हाथ से मत उतारना, मैं बहुत मोहब्बत से तुम्हारे लिए ये लेके आया हूँ। लेकिन पहली मुलाकात ही अनरोमांटिक सी हो गई थी। अमन बेड से उठकर दरवाजा खोलने लगे। सामने मेरा देवर ही खड़ा था। जो बात वो मेरे पति से उस वक्त कह रहा था मैं सुनकर हैरत में पड़ गई थी। कहने लगा, मुझे आपका वॉशरूम में जाना है, मैं जाऊं भाई? इसकी इस इजाजत पर हैरान होकर रह गई थी। कैसा जाहिलाना सा सवाल था। घर में और भी वॉशरूम थे और कमरों में भी वॉशरूम होंगे। भला ये कोई हरकत थी कि शादी की रात भाई के वॉशरूम में जाने के लिए दरवाजा बजा दिया जाए? अपने देवर की अकल पर मुझे ताज्जुब होता। वो कम था, लेकिन जो कुछ मेरे पति ने कहा मेरे लिए वो भी अनोखा जवाब था। मुझे लगा अब अपने भाई की बेहुदा हरकत पर उसे डांट देंगे, सख्त बात सुनाएंगे, लेकिन वह तो उसे अंदर आने के लिए रास्ता देने लगे। मेरा देवर मुझे मुस्कुराता हुआ देखकर मेरे वॉशरूम में घुस गया। आधे घंटे बाद नहा धोकर निकलकर कमरे से बाहर चला गया। शादी की पहली रात ही मेरा मूड बहुत खराब हुआ था, लेकिन मैं एक दिन की दुल्हन थी, इसलिए अमन से सामना ना कर सकी। मुझे इसके बाद ना तो पति की तारीफ अच्छी लग रही थी, ना ही मोहब्बत भरी बातें। मेरा दिमाग तो उस बेतुकी सी बात पर अटक सा गया था कि क्या बेहुदा हरकत थी। क्या वह रोज रात को नहाने के लिए मेरे कमरे में आया करेगा? ये सोच ही एक नई नवेली दुल्हन के लिए किस कदर उलझन में डालने वाली होती है। लेकिन जो कुछ मेरे साथ होने वाला था वह इस बात से बहुत बढ़कर था। मैं तो ये सोचकर ससुराल आई थी कि मेरे ससुराल में सास ननद जैसी कोई चीज नहीं है, इसलिए मैं अपने घर पर राज करूंगी। बस एक छोटा देवर है, वो भला मुझे क्या कह सकता है। दिन भर बाहर रहेगा, रात को खाना खाने ही तो आएगा, फिर वह अपने कमरे में चला जाएगा। लेकिन वो देवर नहीं, एक आफत की पुड़िया थी। रात को इसकी वजह से मैं परेशानी का शिकार रही थी, और सुबह भी इसके शोर से मेरी आंख खुली थी। बाहर एक हंगामा हो रहा था। मेरी आंख खुली तो मेरा पति अमन बेड पर मौजूद नहीं था। कमरे के बाहर मुझे यूं लगा जैसे लड़ने की आवाज आ रही हो। मैं परेशान होकर उठ बैठी। जब कमरे के दरवाजे के पास आई तो आवाज साफ सुनाई देने लगी।
मेरा देवर मेरे पति से इस बात के लिए झगड़ रहा था कि आप तो कहते थे कि मेरी बीवी आएगी तो सुबह उठकर नाश्ता बना कर देगी। अब आपकी बीवी आ चुकी है तो उसे जगा कर कहें कि नाश्ता बना कर दें। देवर के मुंह से ये बात और उसके जाहिलाना अंदाज पर मेरी रगों में खून उभरने लगा था। कैसा बदतमीज आदमी था। इसकी उम्र भी कोई ज्यादा ना थी, मुश्किल से 18 या 19 साल का होगा। कॉलेज में पढ़ता था। मेरा पति इसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि वे अभी नई दुल्हन है, इसलिए सुबह तुम्हारे लिए नाश्ता नहीं बना सकती। कुछ दिन बाद तो उसने ही सारे काम करने हैं। लेकिन मैं मान नहीं रहा था। मुझे उस पर इतना गुस्सा आ रहा था कि दिल कर रहा था बाहर जाकर उसके मुंह पर थप्पड़ मार दूं। मैं क्या उसकी नौकरी के लिए यहाँ आई थी जो इस अंदाज से बात कर रहा था। कुछ ही देर में मेरी ननंद आ गई। मेरी शादी को अभी 2 दिन ही गुजरे थे जब अमन ने मुझे किचन संभालने का कह दिया। मुझे शायद ये बात पहले इतनी बुरी ना लगती जितनी उस वक्त लग रही थी। वजह ये थी कि ये बात अमन ने मेरे इस देवर की वजह से कही थी। वो पहले ही दिन से मुझे एक आंख नहीं भाया था, लेकिन अमन ने मुझे यही कहा कि घर पर कोई औरत नहीं है, इसलिए तुम बस खाने की जिम्मेदारी संभाल लो, बाकी हर काम के लिए नौकरानी आती है। मैं शुरू में ही अपना इम्प्रेशन अमन पर गलत नहीं डाल सकती थी, इसलिए उसकी बात मान ली। समीर मेरे देवर का नाम था, जिसने तो अब एक तमाशा ही बना लिया था। एक रात को मेरे वॉशरूम में घुस जाता, 1 घंटे बाद नहा कर आता और वॉशरूम से बाहर आते ही मुझे अजीब सी नज़रों से देखते हुए कमरे से बाहर निकल जाता, जैसे पता नहीं मेरा कौन सा राज इसे पता चला है या मेरी कौन सी ऐसी बात है जो वह जान गया है। इसकी नज़रें मुझे अपने वजूद पर चुभती थी। मेरा पति भी उसे नहीं टोकता था। जब मैंने अपने पति से इस बात का जिक्र किया कि समीर का अपने कमरे में भी तो वॉशरूम होगा, फिर वो मेरे कमरे में क्यों आता है, वो कहने लगे इसे बचपन से इसी वॉशरूम को इस्तेमाल करने की आदत है, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगी। लेकिन वह तो अब हद से ही बढ़ गया था। सुबह भी हमारे कमरे का दरवाज़ा बजाने लगता। जब मैं दरवाज़ा खोलती तो हाथ में कपड़े लिए खड़ा होता कि उसे वॉशरूम जाना है। मुझे उसकी इस किस्म की हरकतों से चिड़सी होने लगी थी। अमन भी मना नहीं करते थे, कहते थे बच्चा है, वक्त के साथ साथ समझ जाएगा। अब वह इतना भी बच्चा नहीं था। दूसरी अजीब बात जो मेरे साथ होने लगी थी वह मुझे लगातार देखने लगा था। जब तक हम डिनर करते रहते उसकी नज़रें मुझ पर ही टिकी रहती। मैंने उसे 1-2 बार घूर कर भी देखा कि वह अपनी इस हरकत से बाज आ जाए, लेकिन वह यूं ही बदतमीज़ों की तरह मुझे देखता रहता था। एक बार जो बात उसने मुझसे कही, मैं हैरत में पड़ गई थी। वह कॉलेज से आते ही मेरे कमरे में नहाने गया था। मैं किचन में खाना बना रही थी। जब वो नहाकर किचन के दरवाजे के पास खड़ा होकर मुझे देखने लगा, मुझे जब उसकी नज़रों से उलझन सी महसूस हुई तो मैंने पलट कर देखा तो वह किचन के दरवाजे पर खड़ा था। मुझसे कहने लगा, आपके कपड़ों की चॉइस बहुत अच्छी है, आप बहुत खूबसूरत कपड़े पहनती हैं। मैंने इसकी इस बात पर उसे हैरत से देखा था। ये बात अगर अमन कहते तो मुझे अच्छा भी लगता। वह लड़का तो मुझे पहले ही एक आंख नहीं भाता था। मैंने कहा, शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं तुम्हारी भाभी हूँ और भाभी बड़ी बहनों जैसी होती है। मेरी बात सुनकर वह कंधे उचका कर चला गया और लापरवाही से बोला, तो मैंने आपसे ऐसा क्या कह दिया? यही तो कहा है, आपकी चॉइस कपड़ों के मामले में बहुत अच्छी है। इसमें बेशर्मी वाली कौन सी बात है? ये बात तो मैं अपनी बड़ी बहन से भी कहता हूँ। मैंने कहा, शक्ल से तुम बेवकूफ़ नहीं लगते, अच्छे खासे समझदार हो, बुरा नहीं लगता तुम्हें भाभी का कमरा यूज़ करते हुए? तुम्हारे अपने कमरे में भी वॉशरूम है, तुम वह इस्तेमाल क्यों नहीं करते? मेरे कमरे में ही क्यों आते हो? जो जवाब उसने मुझे दिया मैं सोच में पड़ गई थी। कहने लगा, जो बात आपके वॉशरूम में है वह कहीं और नहीं है ना भाभी, इसलिए वहीं जाता हूँ। फिर जब भाई को एतराज़ नहीं है तो आपको क्यों है? ये कहकर वह मुझे फिर से उन्हीं अजीब नज़रों से देखता हुआ बाहर चला गया, जिन नज़रों से मुझे अजीब सी चिढ़ थी। एक बार जब वह नहाकर वॉशरूम से निकल कर गया तो मैं वॉशरूम में चली गई कि देखूं ऐसा भी मेरे वॉशरूम में क्या है। लेकिन जब मैंने वॉशरूम को चेक किया, मुझे हैरत का झटका लगा था। वॉशरूम में मेरे रात वाले कपड़े टंगे हुए थे। मुझे वह देखकर हैरत हुई थी, क्योंकि मैं अपने कपड़े वॉशिंग मशीन में रख चुकी थी। मेरे कपड़े वॉशरूम में किसने रखे हुए थे? अमन तो वैसे भी लापरवाह तबीयत के इंसान है, ऐसा नहीं कर सकते थे। वह तो अपनी चीज़ भी रख कर भूल जाते थे, मुझसे मांगते थे। तो क्या मेरे देवर ने? मेरे होश ही उड़ गए थे। ये किस किस्म का लड़का था? ये मेरे कपड़े वॉशरूम में रख कर क्या करता था? क्या ये मुझ पर बुरी नज़र रखने लगा था और मेरे कपड़ों से फ़ायदा उठाता था? इसने तो मुझे अजीब सी सोच में मुब्तला कर दिया था, क्योंकि वह मुझे खाने के दौरान लगातार नज़रों से देखता रहता था। कभी मेरे कपड़ों की तारीफ़ करता, जब भी मैं अमन के साथ लॉन्ज में बैठी टीवी देख रही होती, हम किसी बात पर हंस बोल रहे होते, तो वह अपने कमरे से बाहर निकलकर
जब हमें एक साथ देखता तो गुस्से से माथे पर बल डाल लेता। कभी किचन में चला जाता, कभी बिना वजह लॉन्ज में घूमने लगता ताकि हम आपस में बैठकर टीवी ना देख सके। इसे न जाने क्या मसला था। रात को हम कमरे में होते तो वॉशरूम जाने के बहाने एक एक घंटा मेरे वॉशरूम में ही निकाल देता। कभी हम बाहर खाने का प्लान बनाते तो जिद करके हमारे साथ जाने को तैयार हो जाता था। मैं अगर अमन से कुछ बात कहती तो वो कहते बच्चा है, अकेला घर पर क्या करेगा, तुम क्यों इतने से बच्चे से चिढ़ती हो। मुझे अमन की बात भी बुरी लगने लगी थी। वो इतना भी बच्चा नहीं था। मुझे लगता था कि हम दोनों पति पत्नी के पास आने से क्या दिक्कत थी। रात के 3 बजे वो अमन को कॉल कर देता कि भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे कमरे में आ जाए। पति फिक्रमंदी से बाहर निकल जाते, फिर पूरी रात कमरे में नहीं आते थे। शायद वो मेरे साथ अमन को बर्दाश्त नहीं करता था और अमन वो अपने छोटे भाई से इतना प्यार करते थे कि उन्होंने उसकी गंदी नीयत नजर ही नहीं आती थी। एक बार मैं किचन में खाना पकाकर पसीने से तर हो गई। अपने कमरे में दाखिल हुई तो समीर मेरे कमरे में पहले से मौजूद था। मेरी अलमारी खोलकर मेरे फैंसी कपड़ों को हाथ में पकड़े अजीब सी हरकतें कर रहा था। मुझे देखकर शर्म सी आने लगी। मुझे देखकर वह घबरा सा गया था। मैंने कहा तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। कहने लगा भाभी मैं आपका सूट ले लूं। इसके सवाल पर मैं दंग सी रह गई। मैं वह सूट जो 2 दिन पहले ही अपनी नंद के घर दावत पर पहन कर गई थी और वापसी पर मैंने हैंगर में उसे रख दिया था। मैंने कहा तुम क्या करोगे, इसका लेडीज सूट है। कहने लगा इसमें आपकी खुशबू बसी है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसकी बातों ने मेरे होश उड़ा दिए थे। वो मेरे कपड़े लेकर कमरे से बाहर निकल गया, लेकिन मेरा दिल धक सा रह गया था। ये लड़का किस किस्म की बात करके गया था। मैं पूरा दिन घर में इसके साथ अकेली होती हूँ। अमन तो सुबह के ऑफिस गए रात को लौटते हैं। ये कॉलेज से वापस आकर कहीं नहीं जाता, हर वक्त लॉन्ज में बैठा रहता है या फिर मेरे वॉशरूम में घुसा रहता है। मुझे अपने देवर से डर सा महसूस होने लगा था, लेकिन मेरा पति था कि इसके खिलाफ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। मैं जब भी अमन से समीर की हरकतों के बारे में कुछ भी कहती, वह मुझे यही कहता, ससुराल के नाम पर तुम्हें बस एक देवर ही तो मिला है, वो भी तुमसे बर्दाश्त नहीं होता। मेरी बहाने तो महीनों ससुराल से मेरे घर नहीं आती जो तुम्हें संभालना पड़े। बच्चा है, वो शादी से पहले भी मेरे पास इसी कमरे में रहता था, मेरे साथ सोता था, इसलिए इसे इस कमरे का वॉशरूम इस्तेमाल करने की आदत है। लेकिन तुम्हें इस बच्चे से न जाने इतनी सी बात पर क्यों इतनी चिड़न होती है। अमन से मैंने जरा सी बात क्या करी कि उन्होंने मेरी बात सुने बिना ही मुझे ठीक ठाक सुना दी थी और गुस्से से कमरे से बाहर निकल गए। कहने लगे रहो अकेली इस कमरे में, मैं भी यहाँ से बाहर चला जाता हूँ, कल को तुम्हें मुझ पर भी एतराज होगा। मेरी जरा सी बात पर अमन ने मुझसे कई दिन तक बात भी करनी बंद कर दी थी। कहने लगे तुम अगर ये चाहती हो कि तुम्हारे लिए मैं अपना भाई छोड़ दूं तो ये मैं कभी नहीं करूंगा। मैं बहुत परेशान हो गई थी। अमन मेरी बात को गलत रंग दे रहे थे। दूसरी तरफ मेरे देवर की हरकतें बढ़ती जा रही थी। मेरे वॉशरूम में मेरे ही कपड़े पड़े होते जो मैं एक दिन पहले उतार कर वॉशिंग मशीन में रखती थी। मेरे पति के लिए शायद ये बात एक मामूली सी थी कि मेरे कपड़े वो नहाने से पहले मेरे वॉशरूम में लेकर जाता था, लेकिन मेरे लिए बात मामूली नहीं थी। इस बारे में जो सोच मेरे दिमाग में गर्दिश कर रही थी वो मेरे लिए पल पल तकलीफ पहुंचाने वाली थी। किसी भी औरत के लिए बात दिमागी तौर पर बहुत मुश्किल थी। आखिर वह क्यों मेरे कपड़े लेकर वॉशरूम में जाता है, उसके साथ क्या करता है, घंटों तक वो मेरे वॉशरूम में कपड़ों के साथ कौन सी हवस को पूरा करता है। अगर वह ऐसा करता है तो कभी मौका पाकर मेरे साथ भी इस सोच ने मेरे अंदर मेरी रूह तक को हिला दिया था। और अगर समीर मेरे साथ कुछ भी गलत करता तो अमन मुझको ही झूठा समझते। मैं इसी सोच में गिरफ्तार हो चुकी थी कि क्या करूं। एक तरफ मेरा घर था और दूसरी तरफ मेरी इज्जत, किसको बचाती और किसको दांव पर लगाती। मैं एक बहुत बड़ी दिमागी परेशानी से गुजर रही थी। जितनी देर अमन घर न आते मैं अपने कमरे में बंद रहने लगी थी। मुझे अपने देवर से डर लगने लगा था, डर महसूस होने लगा था। अमन का रवैया भी मुझसे खिंचा खिंचा हो चुका था। वो ये समझते थे कि मैं उन्हें उनके भाई से अलग करना चाहती हूँ, जानबूझकर ऐसा कर रही हूँ, इसलिए वो मेरे साथ वक्त नहीं गुजारते थे। कमरे में देर से आने लगे थे, मुझसे ज्यादा बात नहीं करते थे। न जाने मेरा देवर क्या चाहता था। अब भी वह रात को मेरे ही कमरे में जाकर नहाता था। जब बाहर आता तो बड़ा खुश होकर आता, जैसे उसे वॉशरूम में कौन सा मजा मिल गया हो। वो जैसे ही कमरे से बाहर निकलता मैं वॉशरूम में जाती तो मेरा जोड़ा वहाँ टंगा हुआ होता जो मैंने रात को बदला होता था। अब भी इस कपड़ों से मेरे पसीने की बू आ रही होती थी। मैंने अभी क्या किया, अपने कपड़े रोज धोने शुरू कर दिए, क्योंकि वह मेरे धुले कपड़े नहीं लेता था।
हमेशा मेरा एक दिन पुराना पहना हुआ कपड़े ही लेता था। जब से मैंने अपने कपड़े धोने शुरू कर दिए थे, वह मुझे अजीब सी गुस्से भरी नजरों से देखने लगा था, जैसे पता नहीं ये अपनी नजरों से ही मुझे मार डालेगा, क्योंकि मैंने इसकी घटिया सोच का सामान खत्म कर दिया था। इसलिए इसकी बेचैनी 7वें आसमान पर थी, लेकिन मैं सुकून से थी। वो अब बेकरार रहने लगा था। कभी अपने नाखून मुंह में डाले कतरने लगता, कभी मुझे घूर घूर कर गुस्से से देखता। जब तक वह कॉलेज में होता, मैं बहुत सुकून से जल्दी जल्दी अपने काम निपटा लेती। जैसे ही वह घर लौटता, मैं फटाफट से कमरे में बंद हो जाती। जब अमन आते तभी मैं कमरे से बाहर आती थी, लेकिन आज तो समीर ने हद ही कर दी थी। मैं रात को किचन में बर्तन धो रही थी जब वह किचन में आ गया। फिर उसने जो हरकत मेरे साथ की, मेरा उस हरकत पर उसके ऊपर हाथ उठ गया। लेकिन इसी वक्त अमन वहां आ गए और मुझे ही गुस्से से देखने लगे। समीर ने जब अपने भाई को देखा तो आंसू बहाने लगा। कहने लगा, भाई मैं आपसे कहता था ना कि ये मुझसे नफरत करती है, आपके पीछे मुझ पर हाथ उठाती हैं और आपके सामने खुद बेचारी बनकर मेरे बारे में न जाने क्या क्या अनाप शनाप बोलती रहती है। आज आपने देख लिया ना कि मेरे साथ क्या करती है। वो एक पल में यूं बदला था कि मैं उसके रंग ढंग देखकर हैरान हुई थी। मैंने कहा, अमन ये आपके सामने ड्रामा कर रहा है, अभी मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। ये बात अभी मेरे मुंह से निकली ही थी कि एक थप्पड़ अमन ने मेरे मुंह पर मारा था। कहने लगे, खबरदार, जो मेरे मासूम भाई पर गलत इल्जाम भी लगाने की कोशिश की, दफा हो जाओ मेरे घर से, तुम्हें तलाक देकर तुम्हारे घर भिजवा दूंगा। अमन की बात ने तो मेरे पैरों तले से जमीन ही निकाल दी थी। अमन मेरे देवर को लिए अंदर उसके कमरे में चला गया और मैं किसी हारे हुए खिलाड़ी की तरह वहां खड़ी थी। मेरा गाल भी थप्पड़ की वजह से दहक रहा था, लेकिन मेरी आंखों में आंसू नहीं थे। मैं अपने कमरे में आ गई थी। मैंने सोच लिया कि अब अमन की मिन्नतें नहीं करूंगी। इसे अगर मुझ पर भरोसा ही नहीं है तो मेरा यहाँ रहने का कोई मकसद ही नहीं बनता। इसलिए मैं सुबह अपने घर चली गई। मेरे देवर ने किचन में आते ही मुझसे कहा था कि अगर मैंने उसे अपना पहना हुआ जोड़ा ना दिया तो वह मेरा घर बर्बाद कर देगा। इसकी ये बात सुनकर ही मेरा हाथ उस पर उठ गया था। मैं अपने माँ बाप के घर चली गई, सारी सच्चाई अपने माँ बाप को बता दी। मैंने कहा कि मुझे तलाक चाहिए, मैं अब उस घर में रहना नहीं चाहती। लेकिन मेरी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मैं उम्मीद से हो गई थी। ये खबर अगर मुझे चंद दिन पहले मिलती तो शायद मुझे खुशी भी होती। इस वक्त मैं सुनकर रोने लगी थी। 1 महीना खामोशी से गुजर गया। इसके बाद एक दिन मेरी ननंद आई और कहने लगी कि मैं कल ही मायके गई तो मुझे अमन ने कहा, तुम नाराज होकर यहाँ अपने मायके आई हो। मैंने ताज्जुब से उसे देखकर कहा, तुम्हारे भाई ने वजह नहीं बताई। मेरी बात पर वो कहने लगी, वजह भी बताई है, लेकिन यकीन जानो सनम, इस बात से वो भी वाकिफ नहीं था, बस मैं जानती थी। तुम्हारी शादी के फौरन बाद मेरे पति का ट्रांसफर दूसरे शहर हो गया था, इसलिए तुमसे कभी इस मामले में खुलकर बात ही नहीं हो सकी। असल में समीर 10 साल का था जब हमारे माँ बाप की एक हादसे पर मौत हो चुकी थी। समीर अपना दिमागी संतुलन खो बैठा था क्योंकि सबसे छोटा था, इसलिए मेरी माँ के वे कपड़े जो उतार कर बदल कर बाबा के साथ गई थी और हादसे का शिकार हो गई थी। समीर उनके धोने वाले कपड़े सीने से लगाए रोता रहता था। उन कपड़ों को वह सूंघता रहता था। उसे इतना गहरा सदमा मिला था कि वह माँ के धोने वाले जोड़ा हर वक्त अपने पास रखता, उसे सूंघता रहता। उसे न जाने उस कपड़ों से क्या मिलता था। चंद महीने जब उसने अपनी आदत नहीं बदली तो मैंने वो कपड़े किसी फकीर को दे दिए, लेकिन जब समीर को पता चला तो उसने तो एक बात पर तमाशा सा लगा लिया था। फिर वो मेरे और मेरी छोटी बहन के धोने वाले कपड़े अपने पास रखने लगा। नहाने से पहले हमारे कपड़े पहनने लगता। उसे आदत सी हो गई थी किसी पुराने कपड़ों से। वैसे ही बू आती थी। उसे लगता कि माँ जिंदा है, इसलिए उस कपड़ों से वो बू आ रही है। इसकी ऐसी आदत से हम तंग आ चुके थे, लेकिन हमारी शादी के बाद से वो बिल्कुल ठीक हो गया था। मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हारे साथ भी ये सब करेगा, लेकिन मैंने अमन को भी समझाया है और समीर को मैं अपने साथ ले जा रही हूँ ताकि उसका दिमागी इलाज करवा सकूँ। मेरी ननंद ने मेरा घर बर्बाद होने से बचा लिया था। ननंद बुरी नहीं होती, हम बस उनके बारे में सोच ही गलत लेते हैं। धन्यवाद दोस्तों।